गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स में कैपिटल गेन, और शायद ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। जो रूल हम पढ़ने वाले हैं बहुत सिंपल है और बहुत कॉमन सेंस वाला रूल है, पर येट कंफ्यूजिंग है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रूल जिस तरीके से वो लोग लिखते हैं, फॉर्म करते हैं, टाइम टू टाइम अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूल्स आते हैं, उसको हमने अच्छे से एनालाइज करके ये चार्ट बनाया है। ये आपको किसी और बुक में नहीं मिलेगा। रूल किससे रिगार्डिंग है? ट्रांसफ़र ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। जब भी आप कोई ज़मीन जायदाद बेचोगे उससे रिगार्डिंग है। कल अपन ने केस समझा था कि सारे ही चोर हैं, सबको पता भी है कि सारे चोर हैं। प्रॉपर्टी जितने बेचते हैं उतने से शो नहीं करते हैं, पेपर कम से ही बनाते हैं, तो सर पकड़े कैसे हैं उनको? तो एक ही तरीका है उनके पास, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करने लगे, हमारे सेल कंसिडरेशन, जिसको मैंने SC करके लिख रखा है, सेल कंसिडरेशन को कंपेयर करने लग गए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से। तो वैसे तो रूल सिंपल होना चाहिए था, सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर, कि भाई स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख, सेल कंसिडरेशन पेपर बने हैं 60 लाख के, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या बने 60, वाइस वर्सा हो, पेपर बने हैं 60 के, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 70 लाख, तो कितने से टैक्सेबल होना चाहिए? 70 लाख से होना चाहिए। पर फिर उन्होंने कहा कि यार ये थिंकिंग गलत है। आपका ये मान लेना कि सभी चोर हैं, सब ने ही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, अगर कम में भी बेचा है तो भी गलत है, ज़्यादा में बेचा है तो भी गलत है, सब ने ज़्यादा में बेचा है, पेपर कम के बताए हैं, सबको चोर मान लेना ये गलत है। मतलब यूँ समझो कि अगर 99% चोर है और एक बेचारा साहूकार है, तो उस 99 के चक्कर में एक का भी पिसा जाना भी गलत है ना। मीन्स अगर आप समझो कि किसी मूवी में मैंने सुना था कि 10 बेगुनाह के चक्कर में एक को सज़ा मिल जाना ज़्यादा गलत है, और उस एक के चक्कर में 10 को छोड़ना पड़े वो सही है। समझे आप? म्यूचुअल फंड सही है। अब मेरी बात सुनो, PDF सेव कर लिया अपन ने। ऊपर वाला बहुत बड़ा है, याद है कितना ख्याल रखता है वो, ठीक है। अब यही शब्बीर सर होते ओके, कोई बात नहीं, PDF में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। PDF आ जाएगी आपके ग्रुप में, आपको समझ में सब कुछ आएगा। लेकिन आपने देखा ना ग्राफ, इधर 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 टप्पे खा रहा था इधर उधर, तो अब वही आंखें बंद करो, पर्दा चालू हो जाएगा आपका, ठीक है। वहाँ पे अपन लिखते जाते हैं। पहला, हमने कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग सेल करी, उसका फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या मानेंगे? तो यहाँ पे आते हैं फर्स्ट पॉइंट कि इज़ योर सेल कंसिडरेशन इज़ मोर देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। सेल कंसिडरेशन ज़्यादा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो बात खत्म। सेल कंसिडरेशन इज़ योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सेकेंड वाला पार्ट, इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, इज़ योर सेल कंसिडरेशन इज़ लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो लफड़े की बात है, लफड़े की बात है, लेकिन वो 10 और 1 वाली बात है कि सबके चक्कर में जो बेगुनाह सही है, साहूकार है, उसकी पिक्चर नहीं बननी चाहिए। तो एक मार्जिन ऑफ एरर दिया, कितना दिया? 10%। 10% किसका? सेल कंसिडरेशन। तो हम पहले सेल कंसिडरेशन को 110% से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करें। 110% कर लिया, अब कंपेयर करेंगे। दिस 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन इज मोर देन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और लेस देन, सॉरी, मोर देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। क्योंकि बोर्ड नहीं है ना, लिखा हुआ तो दिक्कत नहीं थी, अब बोर्ड नहीं है तो आपको इमेजिन भी करना है और मेरी बात भी सुननी है, तो बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, समझना। एग्जाम्पल से चलते हैं। सेल कंसिडरेशन 50 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 60 लाख। इसका मतलब सेल कंसिडरेशन कम है तो यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे तो क्या करेंगे? पहले सेल कंसिडरेशन का 110% करेंगे। 50 लाख का 110, 55 और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अब आपका जो 55 है वो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? टैक्स इस पे लगना चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे लगना चाहिए। डन। लेकिन सर 50 और 54, सेल कंसिडरेशन 50 और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 54, तो सेल कंसिडरेशन को पहले करो 110%, कितना आएगा? 55 और 54, लेस देन और इक्वल टू। जब आप चार्ट देखोगे वहां लगा हुआ है लेस देन और इक्वल टू, मतलब अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 55 भी आ गई ना तो टेंशन नहीं,
50 ही मानेंगे। 55 से कम है तो 55 या 54 नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? 50 मानेंगे। हमेशा से चॉइस तो किसके बीच में है? सेल कंसीडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी के वैल्यू। चॉइस तो इसमें से ही लेनी है, 50 और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 54। हाँ, लेकिन बेंचमार्क में 10% का मार्जिन है तो पहले 50 को 10% ऐड करके कहाँ ले गए? 55 और 54। सर ये तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10% से ज़्यादा तो नहीं है, तो इतनी ज़्यादा तो नहीं है ना सर, काहे को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले रहे हो? कहाँ आ जाओ आप? फुल सेल कंसीडरेशन पे आ जाओ, कितना? 50 पे आ जाओ। आ रही है बात समझ में? सबको समझ में आ रही है इशारों में? हाँ, चलो आगे बढ़ूँ। मीन्स 100 बातों की एक बात, अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल कंसीडरेशन के 110% से भी ज़्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, नहीं तो वापस से क्या है? सेल कंसीडरेशन। वापस बोलूँ ये वाली लाइन, लास्ट वाली लाइन, अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल कंसीडरेशन के 110% से भी ज़्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, नहीं तो सेल कंसीडरेशन। क्लियर है? ये मेन रूल एज पर सेक्शन 50C, एज पर सेक्शन 50C। 3 सेक्शन उसमें लिखे हुए हैं, 50C, 50CA और एक 50D, D फॉर डॉग। ठीक है, तो ये तो मेन सेक्शन 50C। फिर ये कहता है अरे यार सर ये तो मैंने तो मानने में नहीं आ रही, मतलब मान लो दिव्यांश बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, वो झूठ बोलता ही नहीं। उसने कहा मेरी प्रॉपर्टी 50 में बिकी तो 50 में ही बिकी, पेपर भी मैंने 50 में ही बनाए। अब तुम्हारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे 60 लाख है, तो कोई भी उसका रीज़न हो, कुछ भी रीज़न हो, जब मेरी प्रॉपर्टी ही 50 में बिकी है तो मैं काय को 10 लाख रुपए पे एक्स्ट्रा टैक्स दूँ? 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स क्यों दूँ? सिर्फ और सिर्फ आपके, चलो पढ़ो आ जाओ, बिना मतलब के आपके रूल की वजह से मैं एक्स्ट्रा टैक्स क्यों दूँ? गलत तो गलत है भाई। वापस से वही 99 चोर होंगे, उन चोर की वजह से एक को पकड़ना गलत है, तो फिर क्या करें? भाई साहब अगर आपको लगता है कि यार ये जो सेल कंसीडरेशन है ये बिल्कुल वाजिब है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के वैल्यूएशन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये केस वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफ़र कर सकते हो। आप असेसिंग ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सच में मार्केट रेट से क्या है, ज़्यादा है, तो प्लीज़ आप 10 लाख टैक्सेबल मत करिए, आप इसको वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफ़र कर दीजिए। असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, वैल्यूएशन ऑफिसर का नाम लिख देगा, सरकारी ऑथोराइज वैल्यूएशन ऑफिसर होते हैं। आप वहाँ जाओगे और अपनी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करवा के लाओगे। अब देखो इसमें भी कितनी कॉमन सेंस है। क्या कहते हो, आएगा नहीं आएगा? मेरे हिसाब से नहीं आएगा। ये मनुष्यत का नाम दिख गया ना, ये नहीं आएगा। आजा रे ओ मेरे। चलो ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात। एग्जाम्पल क्या सेट हो रहा है? 50, 60। मैंने 50 का 110% करा, 55, तो भी 60 क्या है? ज़्यादा है, तो 60 पे टैक्स लगेगा आम जिंदगी। मैं कह रहा हूँ ये तो गलत है सर, काय को दूँ? जब मैंने बेचा ही 50 में है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ तो टेंशन ही नहीं है। सच में 1 करोड़ में बेचा है, 50 के पेपर बनाए थे, वो तो 60 मांग रहे, दे दो भाई। लेकिन मैंने बेची ही 50 में होंगे तो एक्स्ट्रा क्यों दूँ भाई मैं? आएगा 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 आएगा। $110% लेस देन SDV, 110% SDV से क्या है? कम है, तो वही फुल वैल्यू इज SDV। नहीं, गलत लिखा हुआ है। सेल कंसीडरेशन का, हाँ सही तो लिखा हुआ है, सही तो लिखा हुआ है। तुम्हें समझ में आगे नहीं? आगे बढ़े अपन। केस ट्रांसफर टू वैल्यूएशन ऑफिसर, कॉमन सेंस है। यहाँ देखने के पहले अपन रूल समझ लेते हैं। अब वैल्यूएशन ऑफिसर और 1.5 शाना बन रहा है, वो क्या बोल रहा है? अब इसकी तो वैल्यू है ना 70 लाख रुपए होनी चाहिए। आप पागल हो रहे हो क्या? वहाँ असेसिंग ऑफिसर 60 के लिए लड़ रहा है मुझसे, मैं वही नहीं मान रहा हूँ, तुम कह रहे हो 70 होनी चाहिए। बगैर से 60 पे दे दूंगा टैक्स, है कि नहीं? कॉमन सेंस। हम अपील करने गए, वो और हमारी पिक्चर बना रहा है। 50 और 60 पे बहस चल रही थी, वो तो कह रहा है नहीं यार, मेरे हिसाब से इसकी मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए? 70 होनी।
माई बाप 60 पे टैक्स ले लो, ये लो, ठीक है। और वो कहे कि नहीं नहीं यार सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही आ गए मेरे पास, इसकी वैल्यू तो 58 है, तो असेसिंग ऑफिसर बाउंड है कि अब वो 60 नहीं लेगा, कितना लेगा, 58 लेगा। वो कहे इसकी वैल्यू तो 56 है तो 56, 54 है तो 54, 52 है तो 52, 50 है तो मैं कह रहा हूँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ 50 ही तो है, बेचा भी 50 में है तो 50। वो बोले इसकी तो वैल्यू 40 है, मैं वहाँ गले लगा जाओ, थैंक यू सो मच। तो भी मैंने खुद ने कितने में बेचा उसको, 50 में। 50 से नीचे कभी जा सकता है क्या वो? नहीं जा सकता ना। तो यही चीज़ है, यहाँ देखो कि जब वो क्या लेने लगे, एसडीवी लेने लगे, तब हम का इसके बाद जा सकते हैं, मर्जी हमारी। केस ट्रांसफर टू वैल्यूएशन ऑफिसर, यस और नो? नहीं सर ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तो खुद चोर हूँ। 1 करोड़ की चीज़ की प्रॉपर्टी के मैंने कितने 50 लाख बताए, मालिक 60 पे मांग रहे हैं, 60 पे दे दो, फुल वैल्यू इज़ 60। नहीं सर काय को दे दो 60 पे, मैंने 50 में ही बेची, 50 पे ही दूंगा। तो केस ट्रांसफर टू वैल्यूएशन ऑफिसर। वैल्यू असरटेन बाय वैल्यूएशन ऑफिसर इज, कि जो उसने वैल्यू असरटेन करी, इज मोर देन एसडीवी, एसडीवी के भी ज़्यादा है, तो फिर मैं टैक्स कितने पे दूंगा, एसडीवी पे, फुल वैल्यू कंसिडरेशन एसडीवी। एंड इज लेस देन एसडीवी, 60 से क्या है, कम है, तो मैं वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू को मान लूंगा, फुल वैल्यू कंसिडरेशन इज वैल्यूएशन ऑफिसर। लेकिन अगर वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू मेरे सेल कंसिडरेशन से भी कम है, तो फिर वैल्यूएशन ऑफिसर नहीं, फिर क्या है, सेलर। बट इफ वैल्यूएशन ऑफिसर इज लेस देन सेल कंसिडरेशन, द फुल वैल्यू कंसिडरेशन इज सेल कंसिडरेशन। डन, ठीक है यार। ये किसके लिए है, ये जब आप रिवाइज करोगे ना तब रेफर करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम रेफर नहीं, ये पढ़ने के लिए। पढ़ लिया, कंसेप्ट समझ लिया, अब बात खत्म। मेरे हिसाब से मेरे दिमाग में कंसेप्ट क्या फीड है कि एक तो 10% का मार्जिन है, तो भाई मेरे दिमाग में दो रूल फीडेड है, इतने बड़े 2 चार्ट के बदले में 2 रूल, कि एक तो 10% का मार्जिन, फिर वो कॉमन सेंस तुम लगा लोगे 10% का मार्जिन है, 10% किसका, सेल कंसिडरेशन, ये बात खत्म हो गई। और दूसरा, वैल्यूएशन ऑफिसर अपनी औकात पार नहीं कर सकता, उसकी औकात क्या है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। मतलब यूँ कहें, इसको और समराइज करें कि वैल्यूएशन ऑफिसर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से लेके सेल कंसिडरेशन के बीच की कोई वैल्यू दे सकता है, इसके भी पार नहीं जा सकता, इसके भी पार नहीं जा सकता। मतलब मैं कह रहा हूँ सेल कंसिडरेशन 50, असेसिंग ऑफिसर कह रहा है 60, तो वो उसको 50 से 60 के बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। 50 से कम भी नहीं चलेगा, 60 से ऊपर भी नहीं चलेगा। क्लियर है, ठीक है। अब अगली बात आती है कि सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब की ले, कब की ले, मतलब होता क्या है कि प्रॉपर्टीज़ के केस में टाइम दिया जाता है पैसे जमा कराने का, ठीक है। आज मैंने कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ में बेची, तो इसके पास 1 करोड़ इंस्टेंट हो, ये बहुत कम होता है, तो मिनिमम 6 महीने तो दिए ही दिए जाते हैं। तो ये जब मेरे से नेगोशिएशन करने आएगा ना, तो जब मैं मांग रहा हूँ 1.25 करोड़, 1 करोड़ 25 लाख, ये कह रहा है भाई साहब मैं तो 80 लाख ही दूंगा, ले दे के 1 करोड़ में डील हो गई, तो ये मुझे हो सकता है 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपीज़ दे के डील को लॉक कर दे, है ना, जिसको अपन बोलते हैं एडवांस मनी, जो हमने कैपिटल गेन में 4 फीचर का अमाउंट भी सीख रखा है इसमें। तो ये डील को लॉक कर देता है। फिर जितनी बड़ी प्रॉपर्टी होती है और जैसे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसके बाद टाइम पीरियड दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल हमारी डील हो गई इस दिन, हमारी डील हो गई इस दिन, इसको अपन बोलेंगे डेट ऑफ एग्रीमेंट। क्या बोलेंगे? डेट ऑफ एग्रीमेंट। इस दिन एडवांस मनी मिल गया, फिर मैंने इसको टाइम पीरियड दिया। अब टाइम पीरियड सिर्फ पैसों के लिए ही नहीं दिया जाता है, टाइम पीरियड सेल वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिया जाता है कि सर ये मेरे मेन बिजनेस की जगह है जिसको मैं बेच रहा हूँ, इसमें मेरा बहुत सारा माल पड़ा हुआ है, तो पहले मुझे इसको खाली करना पड़ेगा, वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, सब लोग वहाँ आने लग जाएंगे, तब मैं इसको आपका इसका कब्जा सौंपूंगा, तो उसमें भी टाइम हो सकता है। तो हो सकता है दोनों टर्म्स एंड कंडीशन को मिलाएं। तो मैंने कहा देखो 6 महीने में आप पैसे दे देना और फिर उसके 2 महीने बाद मैं आपको खाली करके दे दूँगा। तो जब मैंने उसको खाली करके दिया ना, उसको बोलते हैं डेट ऑफ ट्रांसफ़र। क्या बोलते हैं बेटा? डेट ऑफ ट्रांसफर। आप ये समझना कि प्रैक्टिकली इवन लीगली भी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किसी काम की ही नहीं, कानून भी जानती है कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किसी काम की नहीं।
डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि जब हम प्रॉपर्टी खरीद के उसका कब्जा लेके उसको अपने नाम पे रजिस्ट्री करवाते हैं। सुना होगा ना आपने ये बात कि रजिस्ट्री करवानी। तो डेट ऑफ रजिस्ट्री किसी काम की नहीं। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, काम का क्या है? एक तो डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ ट्रांसफर। सर ट्रांसफर किसको बोलते हैं अपन? पोजेशन को। ठीक है, अब यार मैंने जो सेल कंसिडरेशन तय किया 1 करोड़, वो इस पर्टिकुलर डेट पे किया। इस पर्टिकुलर डेट की एसडीवी अलग थी, पर जब मैंने असेट ट्रांसफर किया तो वो तो किसी और डेट पे हुआ, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल के बाद। उस डेट की एसडीवी अलग है। तो मेरा क्वेश्चन है कि आप कौन से एसडीवी की बात कर रहे हो? सेल कंसिडरेशन को कौन से एसडीवी से कंपेयर करोगे? डेट ऑफ एग्रीमेंट से कि डेट ऑफ ट्रांसफर से? कॉमन सेंस क्या कहता है, किससे करनी चाहिए? डेट ऑफ एग्रीमेंट से करनी चाहिए ना, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी इस टाइम पे बेची है। हम ट्रांसफर उस टाइम पे माना जाएगा, सौदा इस टाइम पे हुआ है, तो जिस टाइम पे सौदा हो रहा है उसी टाइम की तो मार्केट वैल्यू देखेंगे। मुझे क्या पता साल भर बाद इसकी वैल्यू क्या बढ़ने वाली है। अगर मुझे लगे कि इसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करने वाली तो मैं आज बेचूंगा ही नहीं। ठीक है, और मेरे को पता है कि कम होने वाली है तो मैं हाँ जल्दी से जल्दी बेचूंगा। तो मैं जो बेच रहा हूँ वो आज की रेट के हिसाब से बेच रहा हूँ कि नहीं बेच रहा हूँ? बेच रहा हूँ। तो डेट ऑफ एग्रीमेंट की ही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी है। थंब रूल क्या? डेट ऑफ एग्रीमेंट की ही। अगर ऐसा हो जाए, ये कहने लग जाए, तो लोग बाग पता है क्या करेंगे? प्रॉपर्टी बेचेंगे आज और एग्रीमेंट बताएंगे पहले का कि यार आप कैसे कह सकते हो कि 60 लाख रुपए है एसडीवी, मैंने तो एग्रीमेंट उससे भी पहले कर लिया था। पुराने स्टाम्प पेपर मिलते हैं या कोरे कागज पे भी एग्रीमेंट तो माना जाएगा कि मैंने एग्रीमेंट तो पहले ही कर लिया था। उस टाइम पे तो एसडीवी सिर्फ 45 लाख ही थी। तो बेटा ये कैसे मान ले कि डेट ऑफ एग्रीमेंट यही है या ये डेट ऑफ एग्रीमेंट वैलिड है, ये कैसे मान लें हम? तो इसको मानने का तरीका होता है कि एक बात बता, जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उस दिन एडवांस मनी लिया कि नहीं लिया? लिया। बिना पैसे लिए, टोकन मनी लिए ही एग्रीमेंट कर लिया तूने, एग्रीमेंट साइन कर लिया बिना टोकन मनी लिए। इतना बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं होता। और अगर तू इतना बेवकूफ़ है तो तू बेवकूफ़ है तो तेरे को भुगतना भी पड़ेगा। ठीक है, दुनियादारी ये कहती है कि जिस दिन तूने एग्रीमेंट लिया, आइदर उस दिन, जिस दिन तूने एग्रीमेंट किया, आइदर उस दिन या उसके पहले तूने कोई टोकन मनी लिया होगा। अगर वो टोकन मनी तूने बैंकिंग मोड से लिया है तो फिर ये डेट ऑफ एग्रीमेंट क्या है? वैलिड है। और अगर तूने डेट ऑफ एग्रीमेंट तक उस डेट पे या उससे पहले कोई टोकन मनी बैंकिंग मोड से नहीं लिया, तो खुद बोल रहा है कैश में लिया था, कैश में। कैश जंगल में मोड़ना अच्छा किसने देखा? कैश को मानने नहीं रखते। बैंकिंग मोड का तो लीगल प्रूफ होता है उस दिन, मतलब उसी दिन। कैश तो तुम्हारी मर्जी पड़े जब बोल दो तुम। अगर तुमने उसके बाद में टोकन मनी लिया है तो फिर तो एसडीवी किसकी देंगे अपन? डेट ऑफ ट्रांसफर की लेंगे। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो पहला रूल क्या था? पहला रूल क्या था समझो। पहला रूल था कि सेल कंसिडरेशन और एसडीवी सर 10% का मार्जिन है। एचआईएस हायर नहीं कहेंगे, 10% का मार्जिन। दूसरा वाला रूल, वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू लेनी है कि नहीं लेनी? सर सेल कंसिडरेशन और एसडीवी के बीच का रास्ता निकालना है तो ले रहे हैं, इस पार या उस पार वाली वैल्यू नहीं लेनी। तीसरा रूल कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर लेनी है तो कौन से डेट की लेनी, क्योंकि कंपेयर करना पड़ेगा ना। तो कंपैरिजन के टाइम पे ऊपर ही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन से डेट की लेनी है, तो हम कहेंगे डेट ऑफ एग्रीमेंट तक, उससे पहले या उस दिन कोई टोकन मनी बैंकिंग मोड से लिया था। बैंकिंग मोड मतलब अकाउंट पे ही चेक। अब ये इनकम टैक्स की भाषा में बैंकिंग मोड क्या होता है? अकाउंट पे ही चेक, या कोई ऐसा मोड जिससे पैसा उसके खाते से निकले तो डायरेक्ट आपके खाते में ही आए। सिंपल बियरर चेक नहीं मिले चलेगा, क्रॉस चेक भी नहीं चलेगा। आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ लिया क्या? नहीं, शायद हट भी गया तुम्हारे। तो उसमें हम चेक्स के भी अलग अलग फॉर्म बताते हैं। तो आप ये जो चेक देखते हो, इसमें अगर अपन ये 2 पैरेलल लाइन खींच देते हैं तो ये क्या होता है? क्रॉस चेक, ये नहीं चलेगा। इसके आगे अपन अकाउंट पे ही लिख देते हैं तो ये होता है अकाउंट पे ही चेक। क्रॉस चेक, रामलाल लिखा हुआ है तो पैसे सिर्फ रामलाल को मिलेंगे, ये सिंपल क्रॉसिंग बोलते हैं। रामलाल लिखा हुआ है तो रामलाल को ही पैसे मिलेंगे। अगर ये भी नहीं है तो रामलाल का ना लिखा हुआ चेक के पैसे रामलाल, श्यामलाल, सोहनलाल, मोहनलाल, गिरधारी लाल सबको मिल जाएंगे। पैरेलल लाइन नहीं है। पैरेलल लाइन है
तो रामलाल खुद जाएगा, उसको कैश मिल सकता है। अकाउंट पे ही है तो रामलाल के खाते में ही ट्रांसफ़र होगा। IMPS, NEFT, RTGS सब में उसके खाते में ही ट्रांसफ़र होगा। तो बैंकिंग मोड मतलब खाते में ट्रांसफ़र होना चाहिए। हम बात करें SDV किसकी, डेट ऑफ एग्रीमेंट से पहले बैंकिंग मोड से पैसा आया है तो डेट ऑफ एग्रीमेंट की, अगर नहीं आया है तो डेट ऑफ ट्रांसफ़र की। डन। आपको ये PDF वर्षा मैम से बोल देना, वो ट्रांसफ़र कर देगी, या आपको किसी को आता हो तो मेल करना रहता है और फिर व्हाट्सएप करना होता है। ठीक है, बाय, टाटा, सी यू। टाइम हो गया क्या? कितने बजे का टाइम था मेरा यार? 11:30 का टाइम है ना मेरा। आगे सर शक्ल दिखा गए अपने, अच्छी सी नूरानी। ठीक है, टॉपिक कंप्लीट हुआ। समझ में आया आपको? हाँ, 3 पॉइंट समझ में आए। 10% का मार्जिन, वैल्यूएशन ऑफिसर औकात में रहना, और डेट ऑफ एग्रीमेंट से पहले टोकन मनी बैंकिंग मोड से आना चाहिए, नहीं तो डेट ऑफ ट्रांसफर। कंप्लीट। ऐसा नहीं करती, माँ बाप कभी तेरा बुरा कर सकते हैं क्या? नहीं ना, बस महंगाई के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से सरकार ने वहाँ पे CC रोड बना रखा है, लाइट के खंभे लगा रखे हैं, वहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है, ये सब के हिसाब से। ठीक है, वो भी अपना मैटर है नहीं बेटा, वो सरकारी मैटर है। उसमें पढ़ने जाएंगे तो CA एक तरफ रह जाएगी हमारी। हाँ, डेट ऑफ एग्रीमेंट की लेंगे, जिस दिन टोकन मनी लिया उस दिन की नहीं लेंगे, डेट ऑफ एग्रीमेंट की लेंगे। ठीक है।